गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021, संडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। कल देखिए हम लोग एनालिसिस नहीं लेके आ पाए थे, देखिए क्योंकि मैं अपने गांव में आया हुआ हूं और मेरे गांव में इंटरनेट तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है ना। और यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में। कोविड के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा उभर के सामने आया है, चाहे वो एजुकेशन वाले सेक्टर में हो। भैया जो गाँव में रहने वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली भी ठीक होते हैं और वहाँ पे इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी भी है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। तो पहले से ही जो रूरल अर्बन के बीच में जो गैप होता है, इस तरह की सिचुएशन में वो और ज़्यादा उभर के सामने आ जाता है। और इसके बारे में पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और मुझे ये भी पता है कि जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं हमारे, जो इन वीडियोस को देखते हैं हमारे चैनल पे, वो ज़्यादातर वो अर्बन एरिया से नहीं बल्कि रूरल एरिया से ही हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना। और हमारे इस चैनल का बेसिकली मेन पर्पज़ ही यही है कि हम उन एरियाज तक एजुकेशन पहुंचाएं, उन बच्चों तक हम लोग फैसिलिटी और कुछ बेनिफिट पहुंचा सकें जो या तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत महंगी एजुकेशन कोचिंग वगैरह, या फिर जिनके पास साधन कम हैं और जो इस तरह की फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये भी हमारा पर्पस ही है। तो देखिए जिस प्रॉब्लम को आप लोग फेस करते हैं उसी प्रॉब्लम को हम लोग भी कहीं ना कहीं फेस यहाँ पे करते हैं। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी बेस्ट कोशिश रहती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे जो देखते हैं इन वीडियोस को, उनको नुकसान ना हो, हम कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभार तो प्रॉब्लम देखो सबकी लाइफ में आ ही जाती है, जैसे आपकी लाइफ है हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। चलिए, तो आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहले में हम लोग करेंगे पेज नंबर 1 पे, ये रहेगा आर नंबर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो भैया जो हमारी यहाँ पे कोविड वेव 3 है उसके अर्ली साइंस सामने आने लगे हैं, थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लगे हैं कि थर्ड वेव अभी ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका रीज़न कौन है? लोग, हम, आप। इसका रीज़न है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अगली जो न्यूज़ है दैट वुड बी अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने नए नोटिस दिए हैं। किनको दिए हैं? उन कंपनीज को दिए हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एनजीटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। जीएस पेपर 3 से एनवायरमेंट सेक्शन इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो दुनियादारी से है। दुनियादारी में हम लोग तालिबान की हर बार बात करते हैं। तालिबान और चाइना, दे आर फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तालिबान खुद कह रहा है कि हम लोग चाइना के मित्र हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीएस पेपर 2 में इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंडिया के लिए यहाँ पे क्या रोल हो सकता है। चलिए जी, अगला हम लोग देखेंगे क्रैकडाउन ऑन बिग टेक्स। मतलब अभी जैसे गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, अमेरिका ने इनके ऊपर शिकंजा कस लिया एक तरह से, अगर आप बात करो तो, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ है दैट इज अबाउट G20। G20 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, दुनिया में 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके बारे में बात करेंगे। और मिनिमम टैक्स के बारे में बात करेंगे। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, मिनिमम टैक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो 15% था, मतलब अभी हुआ नहीं है, फिक्स करना है इसको, कि कैसे जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये टैक्स को बचा लेती हैं, अवॉइड कर लेती हैं ना, तो उनकी खैर नहीं है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर रिसेंटली इटली में ये मीटिंग हुई थी इनकी। चलिए, उसके अलावा देखिए बता देता हूँ मैं आपको कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम रोज आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं चार्ज करते हम लोग आपसे, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग भी जो है अफोर्ड करने वाली सिचुएशन में नहीं है कोविड वाले टाइम में, तो हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हम लोग किसी को। चलिए जी, तो बात करते हैं आर नंबर। दोस्तों ये आर नंबर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। आर नंबर होता है रिप्रोडक्शन नंबर और रिप्रोडक्टिव नंबर। किस चीज का रिप्रोडक्टिव नंबर होता है? जैसे कोई एक आदमी है, वो कोविड से इन्फेक्टेड है, अगर एक आदमी दूसरे एक आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 1। वन पर्सन इज इन्फेक्टिंग अनदर वन पर्सन, आर इज इक्वल टू 1। अगर एक आदमी एक से ज्यादा लोगों को जो इम्पैक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है उनके कॉन्टेक्ट में आने से, तो आर जो है इट इज मोर देन 1, ठीक है। आर अगर मोर देन 1 हो जाता है, इसका मतलब कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। आर इज इक्वल टू मोर देन 1 हो जाता है, इसका मतलब अभी केस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आर आर जो है, ये आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अभी के टाइम में इंडिया में जो आर की वैल्यू थी दैट वाज लेस देन 1, और इसलिए केस कम हो रहे थे। लेकिन देखिए भैया, ये आपको सिचुएशन दिखाता हूं। जब कुंभ मेला हुआ था, है ना, सबको पता है, कुंभ मेला भी हरिद्वार में जब हुआ था, तो साधु लोग वहां पे स्नान करने गए थे।
काफ़ी ज़्यादा संख्या में गए थे और इसको लेके जो है काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था कि उत्तराखंड की सरकार ने प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। साधु लोगों को बहुत गालियां मिली कि जिसकी वजह से सेकंड वेव फैली है। मतलब दिस वाज वन ऑफ द रीज़न, मतलब 10-12 रीज़न थे, उनमें से ये भी एक रीज़न था कि इसकी वजह से फैली है। अब आप इस भीड़ को देखिए, ये ऊपर जो भीड़ नज़र आ रही है ना, ये भीड़ जो है मनाली में है, ये मनाली का माल रोड है, और ये भीड़ जो है वो स्नान करने वाले साधुओं की है। मनाली में जाने वाले लोगों की भीड़ स्नान करने वाले साधुओं की भीड़ से कहीं गुना ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन साधुओं को गाली देने में ना इसी तरह के लोग थे। यही लोग अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे थे साधु लोगों को गाली देने के लिए, और यही सेम लोग अभी वही काम कर रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस थे तो रैली में बहुत सारे लोग जा रहे थे, यही वो लोग थे जो रैली को गाली देते थे कि रैलीज कर रहे हैं, कोविड का टाइम है, आप जो है मेले में जा रहे हो, कोविड का टाइम है। लेकिन वही सेम लोग जब खुद को मौका मिलता है ना तो सब पीछे नहीं हटते हैं। तो बात यही है कि दूसरों को गाली देने में आप सबसे आगे रहते हो, लेकिन वही चीज जब आप अपने ऊपर आती है तो उसको फॉलो नहीं करते हो। इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, है ना। और अगर हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं दोगलापन। समझ रहे हो? तो मैं थोड़ा हार्श लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। अभी जो आप हिमाचल में, अब आप उत्तराखंड में अगर आप देखो, जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में लोग गए हुए हैं और कोई भी उनमें से कोविड-19 वाला बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। सब बिना मास्क के घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे हो गया है। तो क्या ये कोविड वेव की 3 को हम लोग इन्वाइट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यही सब लोग जब वहाँ से इन्फेक्टेड, बहुत सारे लोग इनमें से इन्फेक्टेड होकर वापस आएंगे, अपने घरों में आएंगे, तो क्या इन्फेक्शन को नहीं लेके आएंगे? क्या उसको नकल नहीं फैलाएंगे? तो ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए। हर बात सरकार को गाली देने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जो मेरा पार्ट है उसको प्रॉपरली मैं प्ले कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या मैं खुद की जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा हूं? या सिर्फ गाली देने में ही मुझे मजा आता है? यही सेम लोग आके व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि देखो हम घूम के आए हैं मनाली में। मेरे कितने फ्रेंड्स गए हुए हैं इस टाइम पे मनाली लद्दाख, रोज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फोटो डालते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं, देखो हम लोग घूमने गए हुए हैं। भैया आप घूमने गए हुए हो, आप ही वो लोग हो जो सबसे पहले गाली देते हैं जब यहाँ पे थर्ड वेव आएगी। सरकार को सबसे पहले गाली दोगे, ठीक है, सरकार को गाली दे सकते हो आप, वो आपका राइट है, लेकिन आप खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। तो अभी आर की वैल्यू ना धीरे धीरे बढ़ रही है। बात यह है, अभी थोड़े टाइम पहले आर की वैल्यू 0.78 थी, अभी आर की वैल्यू 0.88 हो गई है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे ही वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, समझ लो थर्ड वेव आ चुकी है। केरला में ऑलरेडी इसकी वैल्यू जो है वो 1.1 है, और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इसकी वैल्यू वो भी जो है 1 के आसपास ही घूम रही है, 0.9 समथिंग। तो कहीं ना कहीं एक थर्ड वेव की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के आखिर तक या फिर अगस्त के पहले वीक तक आपको थर्ड वेव देखने को मिलेगी इंडिया में। एक चीज और आपको बता दूं कि जो थर्ड वेव होती है वो सेकंड वेव से ज्यादा खतरनाक होती है। अब तक का डेटा तो यही बताता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो भैया आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ यार, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरे संपर्क में हो। चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? वायलेशन लीड टू क्लोजिंग डिमोलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। देखिए, जैसे मान लो टाटा, बिरला, अंबानी है, ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट से परमिशन लेते नहीं और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद ये लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं कि सर देखिए हम लोगों ने फाउंडेशन लगा दिया, बिल्डिंग बना दिया, आप अभी हमें परमिशन दे दीजिए। जबकि होना चाहिए इसका उल्टा, पहले आप वहां पे एनवायरमेंट इंपैक्ट की असेसमेंट कीजिए, जिसे कहा जाता है EIA, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बाद ही किसी प्रोजेक्ट को परमिशन मिल सकती है। इसके बाद में ही आप जो है वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट के ऊपर, वहां की जो है क्लाइमेट के ऊपर, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये मैंडेटरी होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए, है ना। तो अभी क्या है, NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में जो है पास हुआ था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको बता देता हूं, क्योंकि NGT एक्ट के अंदर इसको पास किया गया था बाय पार्लियामेंट। ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, मतलब आर्टिकल 21 पे फोकस करता है। ठीक है, ये जैसे हमारा जो CPC होता है ना, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड होता है, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ये नेचुरल जस्टिस के अंडर में काम करता है। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब NGT के लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों ने नहीं बना रखे हैं, इसको जो लगता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है।
नेचुरल जस्टिस के। इसकी 5 बेंच हैं, एनजीटी की 5 बेंच हैं। एक बेंच है न्यू दिल्ली में जो प्रिंसिपल बेंच है, एक है पुणे में, एक है भोपाल में, एक है चेन्नई में, और 5वीं कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंडिया के हर सेक्शन में, हर रीजन में इसकी एक ब्रांच बना रखी है, ताकि जब लोगों को कंसर्न हो तो वो इसके पास जा सके। किस तरह के कंसर्न होते हैं? एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसर्न होते हैं जी। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं वो लोग एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं। एनजीटी उस केस की सुनवाई करता है, उसका फैसला सुनाता है, और जिन लोगों को नुकसान होता है उनको कंपनसेशन भी दिलवाता है। ये एनजीटी का काम होता है, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी, है ना, रविशंकर, काफी ज्यादा लोग मानते हैं इनको, आर्ट ऑफ लिविंग के वाले हैं। इन्होंने क्या किया था, 2017 में यमुना पे के किनारे एक प्रोग्राम किया था इंटरनेशनली। उस प्रोग्राम से यमुना फ्लड प्लेन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसके लिए लोगों ने एनजीटी को अप्रोच किया था कि देखो ये मिस्टर रविशंकर यहाँ पे आए, दुनिया भर के आर्टिस्ट लोगों को लेके आए, प्रोग्राम किया और ऐसे ही छोड़ के चले गए। एनजीटी ने इनके ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, है ना। तो एनजीटी यही करता है। जैसे दिल्ली में जो व्हीकल, जो डीजल व्हीकल 10 साल या उससे पुराने होते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये किसने किया? ये भी एनजीटी ने किया। तो एनजीटी ऐसे स्टेप लेता है, उनके अगेंस्ट में स्टेप लेता है जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देती हैं, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो। तो इसके लिए एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बोला था कि आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक एसओपी भेजा है। एसओपी का मतलब होता है मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है, ठीक है। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब आप ये कर सकते हो। तो ऐसी कंपनीज जिन्होंने बिना परमिशन लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उनको बंद किया जा सकता है। ऐसी कंपनी जिन्होंने परमिशन तो ली है लेकिन वो प्रॉपर परमिशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, उनको डिमोलिश किया जा सकता है, उनको तोड़फोड़ किया जा सकता है। मतलब जैसे आपने वहां पे परमिशन लिया है कि आप सिर्फ 2 मंजिल बिल्डिंग बनाओगे, 2 फ्लोर बनाओगे, लेकिन बना दिया आपने 4 फ्लोर, तो आपके 2 फ्लोर को तोड़ दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसको पावर दे दी गई है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको भी पावर दे दी गई है, और ईआईए जो होता है जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, उनको भी पावर दे दी गई है। तो इस पावर का यूज करके ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रखेंगे जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, किसने परमिशन ली है किसने परमिशन नहीं ली है उसका ध्यान रखेंगे, और अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ स्टेप उठा सकते हैं। ये नया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफिकेशन भेजा है, क्योंकि उनको एनजीटी ने नोटिफिकेशन भेजा था। समझ रहे बात? रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट ईयर सरकार ने क्या किया था कि ऐसे प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था जिन्होंने परमिशन नहीं लिया था। उनको यह वार्निंग दिया गया था कि देखो आप परमिशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए, नहीं तो आपको आपके प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया जाएगा, तो 2 ऐसी कैटेगरी हैं जिसके ऊपर नजर रखी जाएगी, जो विदाउट परमिशन काम कर रहे हैं और जिन्होंने परमिशन तो लिया है लेकिन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। फॉलो का मतलब होता है कंप्लायंस। लेकिन आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, यार ये तो सरकार बड़ा अच्छा कर रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट लोग जो है सरकार के इस मूव को गाली दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसे कहा जाता है पोस्ट फैक्टो वायोलेशन। मतलब पहले तो आपने फैक्ट्री बना ली, आपने एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचा दिया, आपने वहां की जो सोइल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां पे जो रहने वाले लोकल लोग हैं उनको भी, उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा दिया। बाद में परमिशन लेने से क्या होगा? पोस्ट फैक्टो वायलेशन। मतलब सरकार बड़ी बड़ी कंपनी को यह कह रही है इनडायरेक्टली, टाटा अंबानी बिरला अपने दोस्तों को, कि आप फैक्ट्री बनाइए, परमिशन बाद में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंटलिस्ट लोगों को इसी चीज से जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनको पहले परमिशन के लिए बोलो, उसके बाद वो फैक्ट्री लगाएंगे। तो इसे कहा जाता है पोस्ट फैक्टो वायलेशन। तो कहीं ना कहीं सरकार, जो उनके मित्र हैं एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, उनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब बिना परमिशन आप फैक्ट्री लगा लो सर, बाद में परमिशन ले लेना। तो ऊपर ऊपर से देखने में ये लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर वाले मामले थोड़े गड़बड़ हैं, है ना। इस तरह की चीजें। चलिए, तो तालिबान का तो हम लोगों को पता है। यहाँ पे ये क्या है? पाकिस्तान है, ये है इधर अफगानिस्तान, इधर है इंडिया, इधर है चाइना। यहाँ पे चाइना का एक रीजन है जिसे कहा जाता है जिंगजियांग।
जिंगजियांग एक रीजन है, मोस्टली ये जो है मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है चाइना के अंदर, और यहाँ पे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं अकॉर्डिंग टू चाइना। और दुनिया ये कहती है कि यहाँ पे जिंगजियांग में जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, जिसे कहा जाता है यूगर मुस्लिम पॉपुलेशन, है ना, उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करती है, एट्रोसिटीज करती है, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद कर देती है, उनको दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, वहां पे मस्जिद बनाना अलाउड नहीं है। इस तरह के वायलेशन सरकार जो है चाइना के ऊपर लगाए जाते हैं, इस तरह के एलिगेशंस बाय वेस्टर्न मीडिया। चाइना ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जिनजियांग में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे देखिए है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अमेरिका वापिस जा रहा है। यहाँ पे जो किसका दबदबा होगा, वो होगा तालिबान का, है ना, तालिबान। तो होगा क्या, यहां पे अफगानिस्तान और जिंगजियांग के बीच में 80 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो अफगानिस्तान जिंगजियांग के साथ शेयर करता है, 80 किलोमीटर की बाउंड्री। तो चाइना कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि जो तालिबान है ना, कहीं वो इस रीजन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके चाइना के अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी ना करने लगे। चाइना को इस बात का डर सता रहा है ना, उसको लेके जो है चाइना और तालिबान के बीच में मीटिंग चल रही है। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज आपको बताता हूं। जिंगजियांग रीजन के अंदर एक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक ग्रुप है, जिसे चाइना कहता है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और अल कायदा को जो है ये उसके साथ अलाइन करता है। तो तालिबान इस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है फ्यूचर में, जिसको लेके चाइना डरा हुआ है एक तरह से। तो चाइना और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई है, उसमें तालिबान ने यह कहा है कि चाइना इज आवर फ्रेंड, हम लोग ईटी मतलब इस ग्रुप के साथ किसी भी तरह का कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। उल्टा अफगानिस्तान के अंदर जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हम उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा बोला है तालिबान ने। तो तालिबान तो देखो सबको पता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही है। अगर तालिबान चाइना को सपोर्ट कर रहा है तो आपको इनके इरादे समझ में आ ही रहे होंगे। तालिबान काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान के साथ क्लोज है, तो डेफिनेटली सी बात है पाकिस्तान और चाइना आपस में दोस्त हैं, तो दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होगा ना। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से काम करती हैं। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पे बड़ा नुकसान है, क्योंकि तालिबान वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है किसी भी मामले में। कश्मीर के मुद्दे पे भी तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमेशा से ही। इवन इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर हम लोगों ने कर रखी है, उसके ऊपर काफी खतरा है ना। तालिबान ऑलरेडी उन पे ऊपर अटैक कर चुका है, और इंडिया जो है थोड़ा कंसर्न है इस मामले को लेके। चलिए जी, देखते हैं फ्यूचर में क्या रहेगा, तालिबान के साथ लोग कैसा डील करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगली जो न्यूज़ आती है, ये आती है अमेरिका से। जो बड़ी बड़ी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, अमेजोन, गूगल, है ना, तो इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है जब मार्केट में एक ही कंपनी होती है और कोई छोटा प्लेयर नहीं होता है। अब ये देख लीजिए, पहले सिर्फ फेसबुक हुआ करता था, है ना, व्हाट्सएप एक अलग कंपनी थी, इंस्टाग्राम एक अलग कंपनी थी। बाद में क्या किया, इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने परचेज कर लिया, है ना, और व्हाट्सएप को भी व्हाट्सएप ने परचेज कर लिया। ऐसी छोटी छोटी कंपनी जिसको फेसबुक को ये लगता है कि ये मेरे लिए खतरा हो सकता है फ्यूचर में, उसको फेसबुक तुरंत खरीद लेता है। यही सेम काम गूगल भी करता है, यही काम अमेजोन भी करता है। तो ये जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, छोटी कंपनीज होते हैं, इनको ग्रो नहीं करने देते हैं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ अपनी डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो यूएसए इनके अंदर जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे अपना गूगल हो गया, फेसबुक, अमेजोन हो गया, इनको मोनोपोली है। इसकी मोनोपोली को चैलेंज करने की बात चल रही है यूएसए के अंदर, कि ये बड़ी कंपनी को हम लोग तोड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में जो छोटे प्लेयर होते हैं ना, वो भी मार्केट में ग्रो कर सकें, है ना। अब ये कंपनी क्या करती है ना, कई सारी जो है बैड एक्टिविटीज करती हैं, बैड प्रैक्टिस। जैसे कैसे, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि छोटी कंपनीज को तुरंत खरीद लेती हैं, है ना। ये अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करती हैं, और एक बार आपने कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर लिया ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि मेरा जो कस्टमर है वो कौन सी चीजें पसंद करता है, कौन सी ना पसंद करता है। उसके हिसाब से वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है, और वही एडवर्टीजमेंट दिखा दिखा के बार बार आपको एक्साइट किया जाता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इसका मतलब जो यूजर्स होते हैं, जो मेरे आपके जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, वो उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, और ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच देती है। तो ये कलेक्ट करते हैं डेटा और मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। और डीमोलिशिंग कंपटीशन, मतलब छोटे प्लेयर को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है। और देखिए इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अमेजोन है, ठीक है।
जैसे अमेजोन के ऊपर मान लो एक हम लोगों ने आई ट्यूब का प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, ठीक है। आई ट्यूब की मान लो एक हमारी ज्योग्राफी की एक सीरीज है, टेस्ट सीरीज, हम इसको बेच रहे हैं वहां पे, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं तो अमेजोन को पता चल जाएगा, है ना, कि यार आई ट्यूब की टेस्ट सीरीज तो बड़ी बिक रही है, बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो अमेजोन ने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे जो प्रोडक्ट थे उनके ऊपर रिसर्च किया, और बाद में अमेजोन ने खुद एक इसी तरह की सीरीज लॉन्च कर डाली। तो अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, अमेजोन उनको ट्रैक करता रहता है, और अगर अमेजोन को लगता है कि ये कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो सेम प्रोडक्ट अमेजोन भी लॉन्च कर देता है अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो समझ रहे हो कितनी खराब प्रैक्टिस है ये। अब भैया आप खुद के प्रोडक्ट, खुद के प्लेटफॉर्म का यूज करके वो लोग अपने कंपटीशन को वहां से हटा रहे हैं, और दुनिया को ये दिखाते हैं देखो मेरा प्लेटफॉर्म है, आप यहां पे आइए, इस यहां पे सामान बेचिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। यही सेम काम गूगल भी करता है और यही सेम काम फेसबुक, हर कंपनी करती है। तो इसके लिए जो है इसके अगेंस्ट में अभी एक्शन लिया जाएगा इन अमेरिका, ठीक है। अवॉइड भी, टैक्स भी अवॉइड करती हैं ये कंपनीज। अब ये पैसा तो कमाती हैं इंडिया में, चाइना में तो खैर नहीं, इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन टैक्स कहां देती हैं? आयरलैंड में देती हैं। क्यों? क्योंकि आयरलैंड में टैक्स रेट कम है, इंडिया में, अमेरिका में टैक्स रेट्स ज्यादा हैं। तो ये टैक्स भी बचाती हैं खाम खा का। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो सबसे कम टैक्स पे, आपको पता है कि जेफ बेजोस से ज्यादा टैक्स इनका मैनेजर पे करता है। समझ रहे हो, ये हालत है, क्योंकि ये लोग टैक्स बचा लेते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अभी टैक्स अवॉइड ना कर पाए और ये जो छोटे कंपटीशन होते हैं, छोटी कंपनी होती है, उनको भी ग्रो करने का मौका मिले, इसलिए अमेरिका में जो है इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में फेसबुक, गूगल, अमेजोन वगैरह को छोटी छोटी कंपनी में डिवाइड कर दिया जाए इस वजह से, ठीक है। दूसरे सेक्टर के ऊपर भी नजर है उनकी, जैसे ट्रैवल के ऊपर है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी नजर रखी जाएगी। तो अमेजोन वाला भी तो मैंने देखो पूरा एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया में देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, जिसका ये काम होता है कि इंडिया में हर कंपनी के अंदर प्रॉपर कंपटीशन हो, ये इंश्योर करता है। ऐसा ना हो कि पूरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ टाटा ही काम कर रहे हैं, या बिरला काम कर रहे हैं, या फिर अंबानी काम कर रहे हैं, छोटे प्लेयर को भी मौका मिले। ये कौन इंश्योर करता है? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर पास जो है केस आया था, अमेजोन का केस आया था, गूगल का केस आया था, और इसने क्या किया था? गूगल के ऊपर 136 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, क्योंकि गूगल जो है वो कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। अब ये जो सुंदर पिचाई भाई साहब हैं, ये कोई कम नहीं है, ठीक है, सब एक जैसे ही हैं भैया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो जुकरबर्ग हो, चाहे अमेजोन के हो, चाहे ये सुंदर पिचाई हो। देखिए जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना, जैसे मान लिया आपने गूगल के ऊपर सर्च किया, क्या सर्च किया आपने? आपने सर्च किया यूपीएससी टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये आपने सर्च किया, तो ये क्या शो करेगा पता है आपको? ये आपको शो करेगा मान लो विजन आईएएस, ठीक है, या आईएएस बाबा, ये शो करेगा। ये आपको आईट्यूब क्लासेस शो नहीं करेगा, या कोई और किसी और को शो नहीं करेगा। इनको क्यों शो करता है? क्योंकि इसके अंदर गूगल का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि गूगल इनके अंदर शेयर होल्डर है। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो ना, तो गूगल उन कंपनीज के रिजल्ट सबसे पहले दिखाता है जिसके अंदर गूगल खुद शेयर होल्डर होता है। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के चॉइस को मैनिपुलेट करता है और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाता है अपने प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के। ये बात जो है इंडिया में पता चली सीसीआई को, और उसने 136 करोड़ रुपए का इसके ऊपर फाइन लगाया। हालांकि बाद में वो फाइन नहीं दिया गया, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको खारिज कर दिया था। तो लेकिन अमेरिका के अंदर इस तरह के एक्शन अगर लिए जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया में भी फ्यूचर में अमेरिका की ही उस तर्ज के ऊपर इलेक्शन, सॉरी, यहाँ पे एक्शन लिए जाएंगे, है ना। और नए आईटी रूल्स जो है कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अभी इनको कंट्रोल करने का समय आ गया है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है G20 से। G20 क्या है? ये 20 का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके अंदर 20 कंट्रीज हैं। इनमें डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, और ये दुनिया का लगभग 80% के लगभग जो है जीडीपी शेयर करता है, ठीक है। तो काफी बड़ा ग्रुप है, इंडिया भी इसका एक पार्ट है, आपको ये मैं बता चलता हूँ, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये 1999 में इसको बनाया गया था। तो G20 के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो G20 प्लस G7, है ना, प्लस OECD कंट्री, इन्होंने मिलकर क्या डिसाइड किया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे अमेजोन, फेसबुक, गूगल, ये जो लोग टैक्स बचा देते हैं, है ना, आगे से हम लोग क्या करेंगे, एक मिनिमम टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। मिनिमम टैक्स का मतलब ये होता है कि आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाइए भैया,
आप इंडिया में काम करिए, आप अमेरिका में काम करिए, आप ऑस्ट्रेलिया में काम करिए, ये 15% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है मिनिमम टैक्स का। तो डिसीजन लिया गया था G20 में, इटली में अभी मीटिंग हुई थी। टैक्स अवॉइड जो करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सारी की सारी कंट्रीज पे अग्री नहीं करती हैं, जैसे कीनिया, श्रीलंका, आयरलैंड। क्यों? क्योंकि इनको फायदा होता है इस चीज से। कोई अगर कंपनी आती है इनके कंट्री में, वहां पे आके अपना ऑफिस बनाती है, वहां पे काम करती है, इनको टैक्स पे करती है, तो उनको बेनिफिट होता है। और जैसे मान लो इंडिया में टैक्स मान लो 25% है, आयरलैंड में यही टैक्स जो है वो 12% है, तो एक कंपनी आयरलैंड में जाएगी ना, इंडिया में क्यों आएगी? है ना? तो ये और देखिए वो इंडिया में काम जरूर करती है, लेकिन उसका हेड ऑफिस आयरलैंड के अंदर है। और जहां पे किसी कंपनी का हेड ऑफिस होता है ना, उसको टैक्स वहीं पे करना पड़ता है। तो ये कंपनी इतनी चतुर चालाक होती हैं कि ये अपना हेड ऑफिस आयरलैंड में बना देती हैं और काम करती हैं अमेरिका में, इंडिया में, और टैक्स देती हैं आयरलैंड में। तो ये सारी की सारी चीजें नहीं चलेंगी। अभी जो है इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और G20 में और G7 में यही इसके बारे में बातचीत की गई है। कोविड के बारे में भी बात की गई है कि फ्यूचर में कोविड को हम लोग कैसे डील करेंगे, वो सारी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? टैक्स वाला मुद्दा है ना। तो भैया ये तीनों भाई लोग जो है ना यहाँ पे, पिच्चई ये सब मिलके अभी आपस में फ़ोन पे बातचीत कर रहे होंगे कि भाई आगे से क्या करें, टैक्स कैसे बचाएं, है ना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। एनीवेज इनके लिए, ठीक है। आगे जो है वो थोड़ा सा मतलब न्यूज़ वैसे हमारी खत्म हो चुकी है। ओलंपिक इस बार कहाँ पे होने वाला है? टोक्यो में होने वाला है। लेकिन कोविड की वजह से डिसाइड किया गया है कि जो स्टेडियम होंगे वहाँ पे कोई भी स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, नो स्पेक्टेटर्स, क्योंकि जापान के अंदर कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी कंसर्न का विषय है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आज अगर आप देखो संडे का दिन है ना, तो कोई खास एडिटोरियल वगैरह आते नहीं हैं। दिलीप कुमार के लिए एडिटोरियल आया है, एक एडिटोरियल जो है वो चिदम्बरम जी ने लिखा हुआ है। देखिए इस तरह के पावर प्रैक्टिस, इस तरह के एडिटोरियल आ जाते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है। देखिए पी चिदम्बरम जी ने लिखा हुआ है, तो क्योंकि पॉलिटिकल फिगर हैं इसलिए इस एडिटोरियल को हम लोग करेंगे नहीं, ओपिनियन को, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने सरकार को गाली दी है ना, और क्योंकि ये कांग्रेस के लीडर हैं तो ये अपनी सरकार की बड़ाई की है, तो इसलिए हम इसको नहीं करने वाले, क्योंकि पॉलिटिकली काफ़ी बायस्ड होता है। तो एडिटोरियल में आज कुछ है नहीं खास हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसको तो छोड़ ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पर लिए जो एग्जाम के लिए न्यूज़ थी वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, वीडियोस को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, जो नए सब्सक्राइबर्स उनको बता देता हूं कि आप प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेल आइकन पे क्लिक करना भी उतना ही ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जी, ठीक है, आज की शुरुआत आज हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बी इन्फॉर्म्ड एंड जय हिंद।